हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चहीते चैनल विंग्स एक उड़ान पर। विंग्स एक उड़ान इन कोलैबोरेशन विद शून्य आईएएस आपके लिए यूपीएससी और जेकेएस एग्जाम संबंधित अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, इन शॉर्ट हर वो चीज़ जो आपको, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा हो, इनको क्वालिफाई करने में, इनकी तैयारी करने में मदद करता है। दोस्तों, बेस्ट इन क्लास कंटेंट के लिए, दी बेस्ट फैकल्टी के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, मेंटोरशिप के लिए, टेस्ट सीरीज क्वालिटी के लिए, क्वालिटी ऑफ कंटेंट स्टडी मटेरियल के लिए, सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी अब शून्य आईएएस इन कोलैबोरेशन विद विंग्स एक उड़ान हमारे ऑफलाइन सेंटर जम्मू ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर में उपलब्ध है। दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम आप तक जुड़ना या आपके सामने आने का ये मेरा उद्देश्य है कि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवाओं का जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के लिए जो प्रीलिम्स कंडक्ट कराया गया था, उस प्रीलिम्स एग्जाम के संबंध में हम पेपर जो है वो डिस्कस करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो एग्जाम दिया होगा और आप चाह रहे होंगे इस प्रकार का एक वीडियो जहां पर हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझें कि किस तरीके से हम क्वेश्चन का लेवल क्या था, सिलेबस के किस पार्ट से वो क्वेश्चन आया था, क्या उसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि वो सब लोग जिन्होंने एग्जाम दिया था और जो इस असमंजस में है, इस कंफ्यूजन में है कि क्या उनका एग्जाम क्वालिफाई, प्री क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस दिशा में ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दोस्तों, मैं ओवरव्यू के लिए आपको बता दूं कि टोटल 100 प्रश्नों का, 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर रहता है। तो 4 भागों में, 4 डिविजन्स में, 4 पार्ट्स में उनको हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा ये पार्ट जो है वो पार्ट 1 रहने वाला है, जिसमें हम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 25 को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से हम शुरू करेंगे इस पूरी की पूरी डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, आपके पास ऑफिशियल आंसर की आ गई होगी, तो उस ऑफिशियल आंसर की में जो पेपर का सेट था उसी के आधार पर ये डिस्कशन वीडियो जो है बनाया गया है। तो सवाल अगर हम देखें, अगर आपके पास कोई और दूसरा सेट भी था तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो आगे पीछे रहता है, क्वेश्चन जो है वो सेम है। तो हो सकता है किसी सेट में ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो किसी दूसरे सेट में ये किसी अन्य क्वेश्चन नंबर के अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन मिला हो, लेकिन कॉन्टेंट या आंसर में कोई डिफरेंस उससे नहीं आएगा। दोस्तों, जल्दी से हम इस पहले सवाल की ओर नजर डालते हैं। ये सवाल असर्शन रीजनिंग से संबंधित था। ये सवाल कहता है कि इन स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हैवियर ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर देन लाइटर वंस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास। दोस्तों, इसमें दो चीजों की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इस विषय को समझेंगे जिसमें यहां बात की गई है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ फेंका जाए तो जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स है, जो थोड़े जिनको हम कह सकते हैं भारी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको और एक लाइट ऑब्जेक्ट को, एक हल्के ऑब्जेक्ट को फेंकने पर जो भारी ऑब्जेक्ट है वो पहले नीचे गिरेगा। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बहुत बार इसके संबंध में एक्सपेरिमेंट भी जो है वो किए गए हैं। दोस्तों, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ज्यादातर आपने देखा होगा लोग पेपर को और किसी आयरन बॉल को इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कागज जो है वो धीरे धीरे करके नीचे गिरता है। लेकिन लोहे की बॉल या कोई अन्य जो हैवी ऑब्जेक्ट है, इट फॉल्स कंपैरेटिवली एट अ फास्टर रेट। सो ये हमको एक कंक्लूजन दे देता है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी नीचे आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल एक क्लोज एंडेड स्टेटमेंट है। इसने सिंपली कह दिया कि कोई भी भारी ऑब्जेक्ट है वो हल्के ऑब्जेक्ट से जल्दी नीचे गिरेगा, जबकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्योंकि जो रियल लाइफ सिचुएशन में आप देखते हैं कि कागज का टुकड़ा धीरे धीरे गिरा, इट वॉज ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ एयर। हवा उसके रेजिस्ट करती है, जिस वजह से वो लहराता हुआ, झूलता हुआ नीचे गिरता है। उसी कागज के टुकड़े को अगर आप क्रम्बल करके एक बॉल बना के नीचे फेंकेंगे तो उसकी गिरने की स्पीड जो है वो किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत बार ये डिमॉन्स्ट्रेट भी किया गया है एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा कि वो स्पेस में जाकर के एक हथौड़े को और एक पंख को या किसी लाइट से ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो दोनों सेम ही स्पीड से नीचे गिरते हैं। सो इस वजह से पहला स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये टिपिकल साइंस का क्वेश्चन है जो आप अपने स्कूल टाइम पे पढ़ते आए हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस तरीके से आता है, इसका निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जी यहां पर जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, विच इज 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होता है। ये बेसिकली न्यूटन का एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो उसकी वैल्यू यहां पुट करने पर ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है या मास ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी है, हमारे केस में मास ऑफ द अर्थ है और ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो यहां पर
कहीं भी आप देखें तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं यूज किया जाता। तो ये एक बड़ा जिसको हम कहते हैं कि स्टैटिक्स ऑफ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने अपने स्कूल के एनसीईआरटी में फिजिक्स को ध्यान से पढ़ा है या प्रेपरेशन के दौरान आपने पढ़ा है तो इस सवाल का आप जवाब जो है वो दे पा रहे होंगे। सो नीडलेस टू से पहला क्वेश्चन में असर्शन जो है वो इनकरेक्ट है, जबकि रीजनिंग जो है वो सही है। सो डी, ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट। तो ये इसका पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो रहने वाला था, और हमारे आंसर की में भी इसका आंसर जो है वो यही दिया गया है। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कहता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर टू ऑप्टिकल फिनोमिनन्स। बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो सर, ऑप्टिकल फिनोमिनन जो है इट इज समथिंग विच इज कनेक्टेड विद द फिनोमिनन ऑफ लाइट। लाइट से संबंधित कोई भी चीज जो है वो आपका ऑप्टिकल फिनोमिना कहलाती है। और दोनों ही केसेस में अगर लाइट एक सरफेस पे टकराती है और वापस आ जाती है तो इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, और यही लाइट अगर इस सरफेस को क्रॉस करती हुई निकल जाती है तो इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो दोनों ही जो है वो ऑप्टिकल फिनोमिनन है क्योंकि लाइट से संबंधित है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है। बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। यहां पर हमको चीजों को समझना होगा। सर, रिफ्लेक्शन जो है, जहां पर लाइट गई एक सरफेस से टकराई और वापस आ गई, यहां पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड में वेरिएशन नहीं आता है। जिस स्पीड से लाइट जाकर के किसी सरफेस से टकराई थी उसी स्पीड से वो वापस आ जाएगी। हालांकि रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो उसमें स्पीड भी बदलती है और डायरेक्शन भी बदलती है। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ये इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि रिफ्लेक्शन के अंदर स्पीड पे कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। रिफ्रैक्शन बेंड्स द पाथ ऑफ लाइट। अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल रही हैं। सो जब लाइट यहां से क्रॉस करी रिफ्रैक्शन में तो बाहर निकल करके, क्योंकि अलग अलग मीडियम्स के थ्रू ट्रेवल कर रही है, तो स्पीड भी इंपैक्ट हो रही है और डायरेक्शन भी इंपैक्ट हो रही है। और डायरेक्शन के इंपैक्ट होते ही डेफिनेटली अगर मैं इस तरीके से जा रहा हूं तो डायरेक्शन इंपैक्ट मतलब मैं यहां या यहां जाऊंगा, तो दोनों ही केस में बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो होगा। सो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होता है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है वो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप वी आर क्लियर। आगे बढ़ते हुए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस एंड बैक्टीरिया इज करेक्ट। वायरस कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली आउटसाइड द लिविंग सेल। दोस्तों, हम सभी उस जनरेशन के हैं जिन्होंने कोरोना का लॉकडाउन या कोविड लॉकडाउन जो है वो देखा है। तो डेफिनेटली वायरस, कोरोना कोविड वायरस की अगर हम बात करें तो कोविड वायरस को एक होस्ट की जरूरत होती थी। तो इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट वो प्रोलिफर या ग्रो नहीं कर पाता था या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता था। तो ये स्टेटमेंट के इट कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली आउटसाइड द लिविंग सेल, ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। कोविड का एग्जांपल अगर आपको याद है तो डेफिनेटली आप इस फर्स्ट स्टेटमेंट को तो इनकरेक्ट जो है वो मान सकते थे। सेकेंड इज बैक्टीरिया कैन लिव इंडिपेंडेंटली एंड रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, ये एक स्टेटमेंट है। अगला कहता है बोथ वायरस एंड बैक्टीरिया आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और लास्ट स्टेटमेंट कहता है वायरस एंड बैक्टीरिया बोथ आर विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। इनके बारे में एक एक करके अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया जो है वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी सिंगल सेल से बना होता है। बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेयरएज वायरस इज ऑर्गेनिज्म, वायरस के अंदर कोई भी सेल जो है वो नहीं होता है, जिस वजह से वायरस इज अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां पर ए सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। सो ये स्टेटमेंट जो है सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। वायरस एंड बैक्टीरिया बोथ आर विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। दोस्तों, वायरस और बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं, बैक्टीरिया का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है वायरस से, और जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप है वो कहीं ना कहीं 200 नैनोमीटर तक के छोटे ऑब्जेक्ट्स को जो है वो देख सकता है। वेयरस वायरस का साइज जो है वो इससे भी कम होता है, वो कई बार 20 नैनोमीटर तक चला जाता है। सो लाइट माइक्रोस्कोप की कैरिंग कैपेसिटी से या लाइट माइक्रोस्कोप की पावर से वो बाहर हो जाता है, जिस वजह से थर्ड स्टेटमेंट भी जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। बैक्टीरिया को आप लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं लेकिन वायरस को आप लाइट माइक्रोस्कोप से हर केस में नहीं देख पाते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। बैक्टीरिया कैन लिव इंडिपेंडेंटली एंड रिप्रोड्यूस विद बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 1 2 में बदलेगा, 2 4 में बदलेंगे,
4 आग जाकर के 8 में बदलेंगे इस तरीके से। और यही होता है हमारे बैक्टीरिया के केस में। एग्जाम्पल के तौर पर लैक्टोबैसिलस, वो बैक्टीरिया जो दूध के अंदर पाया जाता है जिससे दही में बनता है। सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है, रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, और बाइनरी फिजन के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करता है। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेटमेंट बी, एंड दैट इज व्हाट वाज गिवन इन योर आंसर की ऑल्सो। नेक्स्ट आते हैं, करेक्ट मैच बिटवीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड सब्सटेंसेस दे एक्ट अपॉन। तो सबसे पहले आता है हमारा अमाइलेज, फिर है लाइपेज, फिर आता है पेप्सिन। तो इनके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, ये टिपिकल साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है। यहाँ अभी तक जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन अगर हम इस सेट में देखें तो काफी ज्यादा साइंस से रिलेटेड, जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इसमें डाले गए थे, जिसमें अमाइलेज की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब हम कोई राइस या रोटी खाते हैं उसके अंदर जो एक स्वीटनिंग वाला फैक्टर है वो कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें हम कहते हैं वो अमाइलेज के द्वारा जो है वो पचाए जाते हैं। अमाइलेज उसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में काम करता है। तो फर्स्ट जो है वो सही है। वेरएज लाइपेज और पेप्सिन के केस में इनको इंटरचेंज कर दिया गया है। आपने स्कूल में या कभी ना कभी किसी ना किसी साइंस की बुक में डेफिनेटली पढ़ा होगा। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने इन दोनों के ऑप्शंस को इंटरचेंज कर दिया। सो इसमें सिर्फ एक ही पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और आपके आंसर की में भी यही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जेनेटिक मटेरियल एंड सेल डिवीजन। जेनेटिक ट्रेट्स आर कैरिड बाय डीएनए। बड़ा बेसिक सा सवाल है, हम बहुत बार दोस्तों में अपने बोलते हुए सुना होगा, भाई तेरा डीएनए ऐसा है, तेरे फैमिली में की रिजेम्बलेंस, तेरे हेयर का स्ट्रक्चर, तेरे हाइट, ये सब चीज़ें जो है वो तेरी फैमिली से, तेरे फादर से या मदर से बिलोंग करती है। सो तुम्हारा डीएनए जो है वो एक तरीके से कैरी हो रहा है। सो वही सब जेनेटिक ट्रेट्स जो है वो डीएनए के द्वारा कैरी किए जाते हैं। देन इट सेज आरएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। सर अगर आपने साइंस पढ़ी है तो डेफिनेटली आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा। कुछ इस तरीके से डीएनए जो है वो नजर आता है। सो डीएनए के अंदर आपको नाइट्रोजन बेसिस जो है वो मिलते हैं। 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं जो इस तरीके से इन स्ट्रैंड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। दीज नाइट्रोजन बेसिस आर नोन बाय द नेम ATGC। इसके बारे में आपने सुना होगा, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो डबल स्ट्रैंड्स आपको डीएनए के अंदर मिलते हैं, वेरेज आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो इस तरीके से उसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस वहां पर भी होंगे लेकिन वो सिंगल स्ट्रैंड पर एग्जिस्ट करेगा, वेरेज डबल स्ट्रैंड वो नहीं होगा। और एक मेजर डिफरेंस यहां पर ये भी रहता है कि यहां पर ATGC की जगह AUGC होता है। एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, लेकिन थाइमिन की जगह यहां पर यूरेसिल होता है। तो नाइट्रोजन बेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है और मेजर डिफरेंस जो है वो स्ट्रैंड का है। सो जब डबल स्ट्रैंड की बात आएगी तो वो आरएनए नहीं है बल्कि वो डीएनए है। सो हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड इज माइटोसिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ। तो माइटोसिस जो है वो प्रोसेस है, जब भी कोई सेल रिपेयर करना होता है या ग्रोथ करनी होती है तो माइटोसिस के प्रोसेस से वो होता है, जिस वजह से जो ब्रोकन सेल्स हैं या ब्रोकन टिश्यूज है वो रिपेयर होते हैं और साथ के साथ ग्रोथ में भी ये जो है वो हेल्प करता है। आई होप वी आर क्लियर दोस्तों। यहां तक हमने डिस्कशन करी और डेफिनेटली अगर आप कॉन्फिडेंट है अपने एग्जाम को लेकर के कि डेफिनेटली मेरा प्री तो निकल रहा है, कुछ दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ये टाइम, क्योंकि इस समय पे जो आप तैयारी करेंगे वो आपकी सीधी की सीधी रिफ्लेक्शन होगी मेंस के रिजल्ट में। क्योंकि सिर्फ प्री क्वालिफाई करना तो हमारा गोल है ही नहीं, प्री के साथ मेंस क्वालिफाई करना है। मेंस में एक अच्छा स्कोर होगा सो इंटरव्यू में हमें एक एज मिल सकता है या इंटरव्यू के स्कोर को बैलेंस किया जा सकता है। सो इंटरव्यू तक पहुंचना या फाइनल लिस्ट तक पहुंचने के लिए मेंस की प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। सो मेंस की प्रिपरेशन के लिए शून्य IAS आपके लिए दी बेस्ट मटेरियल लेकर के आता है। अनडाउटेडली आप ऑलरेडी बहुत सारे लोग इन बुक से पढ़ चुके होंगे, इन बुक्स के बारे में जानते भी होंगे। सो जीएस के चारों ही पेपर के लिए, GS 1, 2, 3 और 4 के लिए सबसे क्रिस्प, सबसे कंसाइज नोट्स, जो कि इस टाइम लिमिट में, क्योंकि हमारे पास 2 या 3 महीने से ज्यादा का समय जो है वो नहीं है, टेंटेटिवली हो सकता है मार्च के महीने में हमारा मेंस जो है वो कंडक्ट हो जाए। सो 2 से 3 महीने में किस तरीके से बेस्ट मटेरियल को लेकर के पढ़ना और आंसर में लिखना है, तो वो आपको इन किताबों में सिखाया जाता है। ये बुक्स जो है वो आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि आपके लिए डायरेक्ट आंसर फॉर्मेट में। सो यहां पर टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए कोई बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं होते। हर टॉपिक जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसको एक आंसर फॉर्मेट में लिखा गया है कि मान लीजिए अगर सवाल
रिवॉल्ट ऑफ 1857 से है, या सवाल ज्योग्राफी में एल नीनो से लेकर के है, या किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक से, किसी भी सिलेबस के पार्ट से है, तो कैसे उसमें से सवाल, उस टॉपिक में से सवाल आ सकता है और कैसे उसको आंसर लिखना है, वो पूरा ही, चाहे उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो, चाहे बॉडी हो, चाहे कंक्लूजन हो, उस फॉर्मेट में आपको आंसर जो है वो कंटेंट पूरा का पूरा मिलेगा. सो यू कैन सिंपली पिक अप द पॉइंट्स एंड राइट इन द आंसर. आपकी मेंस की प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी. सो अगर आप अभी तक इन बुक्स तक नहीं पहुंचे हैं या बुक्स आपके पास नहीं है, तो डेफिनेटली आप हमारे ऑफलाइन सेंटर ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर में विजिट करके ये बुक्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं. आगे चलते हैं दोस्तों. प्लांट हार्मोन की बात की गई है. न जाने क्यों इतना ज्यादा पेक्यूलियर से साइंस के सवाल जो है वो पूछे गए हैं, लेकिन बिकॉज एग्जाम में पूछे गए हैं, सो डेफिनेटली हमें उसका आंसर करना है. और बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, जो लोग साइंसेस बैकग्राउंड से हैं, तो जिन्होंने साइंसेस में अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, उनके लिए ये पोर्शन जो है वो काफी ज्यादा इजी रहा होगा. आइए बात करते हैं दोस्तों प्लांट हार्मोन की. ऑक्सिन की अगर हम बात करें तो इन्वॉल्व्स इन फोटोट्रॉफिज्म. फोटोट्रॉफिज्म इज द प्रोसेस जहां पर लाइट संबंधित रिएक्शन जो है वो होता है. सो ऑक्सिन एक हार्मोन है डेफिनेटली जो ग्रोथ टूवर्ड्स लाइट के लिए, फोटोट्रॉफिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एक इसका छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, ये एक विंडो है. इस विंडो के पास आपने एक प्लांट जो है वो रख दिया, तो आप देखेंगे कि जिस तरफ को धूप आ रही है विंडो की साइड पे, ये प्लांट जो है वो कुछ टाइम बाद झुकता हुआ नजर आएगा. तो ये किस वजह से होता है? बेसिकली जो डार्कर पोर्शन है, जहां पर धूप नहीं आ रही है, वहां पर ऑक्सीजन की वजह से सेल्स जो है वो इंक्रीज, ऑक्सीजन जो है बेसिकली वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स लाइट प्लांट की ग्रोथ जो है वो होगी. सो ऑक्सीजन जो है वो डेफिनेटली फोटोट्रॉफिज्म को इन्वॉल्व करता है. साइटोकाइनिन ये सेल डिवीजन में मदद करता है. जिब्रेलिन जो है वो स्टेम एलोंगेशन में, और एबिस्कस एसिड जो है वो सीड डॉर्मेंसी में. बहुत बार ऐसा होता है कि सीड जमीन के अंदर है लेकिन वो जाते ही नहीं उग जाएगा, वो अपनी फेवरेबल कंडीशंस का वेट करेगा. सो इस टाइम पीरियड को सीड डॉर्मेंसी कहते हैं. तो वो डेफिनेटली इसके ऊपर डिपेंडेंट है. सो ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है. डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. ऑल 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. यहां पर बात हो रही है सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड बट चेंजिंग वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, डिक्रीजिंग एनर्जी. सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहां पर दो फिनोमिनन्स की. यहां पे स्पीड और वेलोसिटी, ये दो क्वांटिटीज की यहां पर बात हो रही है. अगर आप याद करें अपनी 11वीं 12वीं की क्लासेस, तो स्टार्टिंग के अंदर फिजिक्स के अंदर आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था. तो स्केलर क्वांटिटी वो रहती है जहां पर डायरेक्शन का रोल नहीं होता, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है. इन दोनों में स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये डायरेक्शन को कंसीडर करेगी. दोनों यही बताते हैं कि कितने समय में कितनी दूरी, कितना डिस्टेंस तय किया गया, लेकिन डिफरेंस क्या है? मान लीजिए एक व्यक्ति यहां से घूम करके यहां तक वापस आए. सो इन्होंने मान लीजिए 1 किलोमीटर का सफर तय किया 10 मिनट के अंदर. तो इनकी स्पीड जो है वो कुछ इस तरीके से निकाली जाएगी और वो कुछ भी इनकी स्पीड जो है वो आएगी. लेकिन अगर मैं इनकी वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी इनकी 0 होगी, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल पॉइंट पर वापस आ गए. वो मूव तो किए लेकिन किस डायरेक्शन में? वो सर्कुलर डायरेक्शन में घूमे, वापस अपनी जगह पे आ गए. सो यहां पर इवन आफ्टर मूविंग उनकी स्पीड वेरिएशन है, लेकिन उनकी वेलोसिटी में जो है वो वेरिएशन नहीं है, वेलोसिटी उनकी 0 हो गई. सो इस वजह से इसको स्केलर और इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है. ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है सैटेलाइट के अंदर. क्योंकि हम सैटेलाइट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो स्पीड तो बरकरार है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो बदल रहा है, वेलोसिटी जो है बेसिकली चेंज हो रही है. सो आप समझ पा रहे होंगे कि एक ही स्पीड से वो घूम रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी बदल रही है. जब वो दूर है सबसे ज्यादा तो स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन जब वो वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाते हैं तो स्पीड अभी भी है लेकिन वेलोसिटी 0 हो गई ड्यू टू डायरेक्शन. सो कांस्टेंट स्पीड बट चेंजिंग वेलोसिटी जो है वो इसका आंसर, सही आंसर जो है वो रहने वाला है. सो बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर योर आंसर नंबर 7. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. Which of the following was awarded the Nobel Peace Prize posthumously? एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड, डैग हैमरशोल्ड और पेरी क्यूरी. ये क्वेश्चन, अब आई डोंट क्लियरली अंडरस्टैंड के वाई जेकेपीएससी पुट्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. क्योंकि सर अगर हम गोइंग बाय द क्लियर कट सिलेबस, तो सिलेबस क्या कहता है सर आपका?
सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में सबसे पहले आता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपका पहला टॉपिक रहता है। उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इसको हम हिस्ट्री के रूप में समझते हैं। उसके आगे आता है इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी। उसके बाद टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, फिर है एनवायरमेंट इकोलॉजी, और उसके साथ में आपका टॉपिक है जनरल साइंस का। सो चाहे एनवायरमेंट इकोलॉजी हो, चाहे पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे जनरल साइंस हो, आई रियली वॉन्ट टू नो कि कहाँ पर इसको फिट किया जा सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब इस तरीके का सवाल आता है वो होता है रिसेंट करंट अफेयर से, कि मान लीजिए किसी को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, किसी को पीस में नोबेल प्राइज मिला, किसी को किसी अन्य फील्ड में नोबेल प्राइज मिला हाल ही में, तो उनके बारे में सवाल जो है पूछा जाता है। मेरा यहाँ सवाल जो है वो बहुत ही पेक्यूलियर सा है कि इनमें से किन लोगों को पॉस्ट्यूमसली मरणोपरांत नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो शायद आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। बेसिकली नोबेल पीस प्राइज की खासियत ये है कि ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता, यानी कि ये लिविंग व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। बट अगर यहां पर ऑप्शन है तो इट मींस किसी ना किसी को तो मिला होगा। अगर ये सवाल आया था तो यानी कि किसी को नहीं मिला और उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया। एक पीरियड है, आप समझिए, एक है नोबेल पीस प्राइज की अनाउंसमेंट और दूसरा है एक्चुअल अवार्ड सेरेमनी। तो इसके लिए अनाउंसमेंट किसका होगा, जिनको नॉमिनेट किया जाएगा। अब रैंडम किसी को तो नहीं मिल जाएगा ना, कुछ लोगों का नाम जाएगा, उनमें से किसी एक को चुना जाएगा। सो इसके लिए जो नॉमिनेशन है वो कभी भी किसी मृत व्यक्ति का नहीं होता। नोबेल प्राइज जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है। तो मान लीजिए नॉमिनेशन गया 5 लोगों का और उसमें से एक आदमी जो है वो सेलेक्ट हुआ किसी पर्टिकुलर फील्ड में नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनाउंस होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है और वो अवार्ड सेरेमनी तक नहीं आ पाते। तो क्योंकि अनाउंसमेंट और अवार्ड सेरेमनी में कुछ समय का गैप रहता है। तो अवार्ड वाज अनाउंस्ड that this particular person, and when the announcement was made that person was alive, only then he was nominated. No, because a dead person cannot be nominated. When a nomination was made, a person was alive, so the announcement was made on his name. But unfortunately, before he could go and receive the actual award, or before he could attend the actual award ceremony, he passed away. So in that case, the award is given posthumously, and historically only 3 people have been given this award posthumously. So we need to understand, there was a person called Rolf Steinman in 2011. He was he was given this award posthumously. Then we have this Eric Axel Karlfeldt and this Dag Hammarskjöld. These 3 are the persons who were awarded posthumously. Karlfeldt was awarded Nobel Prize in Literature in 1931. Then Hammarskjöld was given Nobel Prize for Peace, Nobel Peace Prize, what we call as, in 1961. And lately in 2011, Rolf Steinman, he was given. So these are 3 people who were awarded this Nobel Prize posthumously. So these 2 were the ones who were awarded as per this option, and apart from that there is one more person only who have been awarded Nobel Prize posthumously. So this was the question, but I personally feel that it cannot be adjusted into any of the syllabus headings. So JKPSC needs to think कि ठीक है, if you are conducting an exam, that doesn't give you an authority कि आप कुछ भी randomly पूछ ले, because if you have given a syllabus, see, very simple and very obvious thing कि आप अपनी notification में खुद ही एक syllabus डालते हैं, या तो आप syllabus देना बंद कर दीजिए कि हम random हमारे दिमाग में जो भी आएगा हम पूछेंगे। But if you are giving the syllabus, so I think you should stick to that. I don't understand how they were able to fit this particular question in the part of syllabus. No worries. Let us move to next question. Which of the following acts as a natural pacemaker of human heart? Again, कह सकते हैं इसको कि जनरल साइंस से सवाल आया है, लेकिन ये जनरल साइंस नहीं है। द टर्म इटसेल्फ सेज साइंस, द टर्म इटसेल्फ सेज जनरल साइंस। सो जनरल मींस एक ओवरव्यू में, यू कैन नॉट गो इनटू दोज मच ऑफ डिटेल्स। ये शायद उन स्टूडेंट्स को जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो एमबीबीएस के छात्र रहे हैं, उनके लिए बहुत इजी सवाल होगा, लेकिन बाकी लोगों को इन जनरल ये साइंस के अंदर जो है वो पढ़ने को शायद नहीं मिलता होगा। ये हार्ट रिलेटेड एक सवाल है जिसके अंदर बात होती है आपकी एवी नोड की, आपकी एसए नोड की। एवी जो है आपकी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, उसके अलावा साइनो आर्ट्रियल नोड जिसको एसए नोड कहा जाता है, बंडल ऑफ हिंज है, परकिंस फाइबर्स है। सो बेसिकली पेसमेकर जो है उसका क्या काम है? पेसमेकर
एक आर्टिफिशियल मशीन है जो हार्ट के अंदर इंपल्स को जनरेट करता है। इट इज द इंपल्स जनरेटर, और बाद में उसको वो आगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्ट तक पहुंचाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि नेचुरली हार्ट के अंदर ये पल्स जनरेट होना बंद हो जाते हैं, जिस वजह से पेसमेकर लगाया जाता है। सो जब पेसमेकर की जरूरत नहीं है, यानी उस समय आपका SA नोड जो है, जो साइनो आर्ट्रियल नोड है, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर साइनो आर्ट्रियल नोड नहीं काम कर रहा तो आपको इंपल्स को जनरेट करने के लिए एक मशीन की जरूरत पड़ेगी, जिसे पेसमेकर कहा जाता है। सो नेचुरल पेसमेकर क्या है? SA नोड। तो यहां पर आंसर जो है वो आपका बी था। AV नोड या बाकी तीन A, C और D की अगर मैं बात करूं तो ये इंपल्स को इनिशिएट नहीं करते हैं, ये सिंपली इंपल्स को स्प्रेड करने का काम करते हैं, और पेसमेकर का काम जो है वो उसको जनरेट करने का है, जिस वजह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका बी स्टेटमेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डाई एथिलीन ग्लाइकोल। ये आई होप एंड आई अज्यूम कि आप मैक्सिमम लोगों का सही हुआ होगा अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, क्योंकि डाई एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो न्यूज के अंदर काफी ज्यादा रहा था। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपने इसके बारे में सुना होगा। हाल ही में अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश के अंदर, MP के अंदर करीब 20 छोटे बच्चों की जान जो है वो चली गई थी, क्योंकि उन्हें जो कफ सिरप पिलाया गया था, दैट कफ सिरप कंटेन्ड डाईइथिलीन ग्लाइकोल विच इज अ पॉइजनस सब्सटेंस। इस वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स के रूप में किया जाता है, एंटी फ्रीज, ब्रेक फ्लूइड बनाने के लिए, डाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या ह्यूमन के पार्ट ऑफ एनी एडिबल थिंग जो है वो नहीं हो सकता। और ये इसलिए सवाल आया है क्योंकि न्यूज के अंदर था बहुत रिसेंटली, सो इसके बारे में सवाल आने की पॉसिबिलिटी, जो इस तरीके के इवेंट जब न्यूज में होते हैं तो आपको उस पर रेगुलर एक टैब जो है वो रखना होता है, तो इस वजह से सवाल देखने को मिला था। केमिकल इज स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट इन ई सिगरेट्स। नहीं सर, बहुत ही टॉक्सिक है। बताया कि कफ सिरप में थोड़ा सा मिला था तो लोगों की जान चली गई। सो ई सिगरेट में इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं होता है। यहाँ पर 10th का जो है वो आंसर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट 10th क्वेश्चन के केस में करेक्ट है। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से या इससे पहले ये कॉन्फिडेंस है कि आप तैयारी जो है वो करनी चाहिए आपको मेंस की, क्योंकि आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है, आप अच्छे मार्जिन से प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, सो मेंस की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ एक ही रामबाण है। आप कितनी किताबें पढ़ लीजिए, आप कितने नोट्स रट लीजिए, कितने ही लेक्चर्स देख लीजिए, जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे आप अपने मेंस की तैयारी में एक बहुत बड़ा पार्ट मिस आउट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आंसर राइटिंग कभी की नहीं, या की तो हार्डली 10, 20, 50 आंसर लिख लिए। अब वो समय है जब आपको रोज के रोज आंसर लिखने हैं, और इसके लिए शून्य आईएएस आपको देता है डेली आंसर राइटिंग ऑप्शंस, GS और ऑप्शनल दोनों के लिए। तो यहां पर आपको सुबह एक क्वेश्चन दिया जाता है, जिस क्वेश्चन के का आंसर आपको जो है वो देना होता है, और विद इन 24 आवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है वो मिलता है। तो इस तरीके उसके शाम तक आपको मॉडल आंसर दिया जाता है। तो हर रोज आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसका आंसर लिखना है। ये GS के लिए भी और ये ऑप्शनल के लिए भी आपको मिलता है। 1 दिसंबर से हमारा इस डेली आंसर राइटिंग का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप इसका पार्ट बने, अपनी GS और ऑप्शनल दोनों की तैयारी हर रोज आप आंसर राइटिंग से कर पाएंगे, और यही रिक्वायरमेंट है मेंस की। आप मेंस में बहुत बड़े कंपटीशन को बीट कर देंगे इस तरीके के प्रोग्राम से, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, और वो शायद अगले 1-1.5 महीने प्री का रिजल्ट आने तक सिर्फ और सिर्फ सोच ही रहे होंगे। जितना जल्दी आप लिखना शुरू करेंगे उतना ज्यादा एज आपको मेंस में मिलता जाएगा। सो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस प्रोग्राम में एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। बहुत बार ऐसा होता है, किसी चीज को जोर से रब कर, आपने सर पे किसी चीज को रब करा और आपको एक शॉक जैसा जो है वो फील होता है। बहुत बार दोस्तों में एक दूसरे को टच किया तो अचानक एक शॉक सा लगता है, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कोई वायर से, तारों के माध्यम से नहीं चलती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के थ्रू फ्लो नहीं करती है सर, दिस इज फर्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लाइटनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लाइटनिंग के अंदर भी वो फ्रिक्शन, वो चार्ज जो है वो बादलों के अंदर पैदा होता है, जिस वजह से लाइटनिंग होती है, तो वहां पर भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज स्टैटिक इन नेचर। नो सर, इलेक्ट्रिक करंट स्टैटिक नहीं है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब वो मूव करते हैं तभी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बनता है। सो इलेक्ट्रिक करंट कभी भी स्टैटिक जो है वो नहीं है नेचर में। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 यहां पर इनकरेक्ट है। सो गोइंग बाय दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 11th क्वेश्चन का आंसर जो है वो
हमारा फर्स्ट 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पहली दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो ए शुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्योर वाटर हैज पीएच ऑफ 7 एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर्स। न्यूट्रल, अगर हम कहें पीएच 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। अगर हम इससे आगे जाएं तो वो बेसिक हो जाता है, कम पीछे आए तो एसिडिक होना शुरू हो जाता है। सो वो पीएच 7 कहां पर मिलता है, उसके लिए हमको 25 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है उसका पीएच बिल्कुल न्यूट्रल जो है वो मिलेगा। सो 12th क्वेश्चन का आंसर आपका स्टेटमेंट डी है। डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सर एलोट्रॉप्स का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी एक एलिमेंट के जब आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं उसे हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। सो कार्बन के अंदर ही आपको अलग अलग एलोट्रॉप्स मिलते हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है। सो डायमंड और ग्रेफाइट बोथ ऑफ देम आर कार्बन के ही एलोट्रॉप्स, बस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। तो उस वजह से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाते हैं, जैसे कि बोथ एंड डायमंड एंड ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं सर ऐसा नहीं है, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वेयर डायमंड जो है वो नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, 13 का आंसर ए ऑप्शन है, और यही चीज आपको आपके आंसर की भी मिलेगी। नेक्स्ट इज which of this indigenous air defense system was inaugurated with आकाश तीर during ऑपरेशन सिंदूर to automate low level aerial threat response। मई 2025 नहीं भूलेगा हमको जम्मू कश्मीर वालों, क्योंकि हमने वो एक 2 से 3 दिन का जो युद्ध देखा था, एकदम हालात पूरे बदले हुए थे। सो डेफिनेटली जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे भारत के अंदर ही इन जनरल, बट जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और उसके बाद जिस तरीके के हालात जो है वो जम्मू कश्मीर और पूरे भारत में बने थे, डेफिनेटली इससे सवाल आना कहीं ना कहीं लाजमी था। बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की, बहुत सारे वेपन सिस्टम की उस समय बात की जा रही थी, और उसी में से एक था आकाश तीर। आकाश तीर जो है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम था। बहुत सारे लोग आकाश तीर को जो है वो एक वेपन समझते हैं। सर इट वाज अ एयर डिफेंस कंट्रोल, जिसको एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसको हम ADC एंड RS कहते हैं। सो ये एक सिस्टम था, इसके अंदर कोई डायरेक्टली वेपन नहीं था कि सिर्फ एक वेपन था, ये एक पूरा सिस्टम था जो एयर डिफेंस को कंट्रोल भी करता था, और अगर कुछ इसको कंट्रोल करने में, सर्वेलेंस करने में कुछ अगर एनिमी दिखाई देता था उसको रिपोर्ट भी करता था। सो ADC एंड RS ये सिस्टम था, इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई थी। इस आकाश तीर के अंदर रेडार लगे हुए थे, इस आकाश तीर के अंदर सेंसर लगे हुए थे, और साथ ही साथ मिसाइल सिस्टम लगा था जो कम दूरी पर उड़ने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को नष्ट कर सकता था। और ये आकाश तीर में जो मिसाइल सिस्टम लगा था उसका नाम था आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश SAM। तो कम दूरी पे उड़ने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को ये डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो आकाश तीर का काम क्या था, वो सर्वेलेंस करता रहता था, वो एयर डिफेंस को चेक करता रहता था, जहां कहीं लगे कि दुश्मन की तरफ से जिस तरीके से ड्रोन हमले किए जा रहे थे, तो उनको विफल करने में इसका बहुत बड़ा रोल था। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको याद हो तो S-400 का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यहां पर सवाल में इंडिजिनियस एयर डिफेंस सिस्टम की बात की गई थी। सो S-400 जो है वो रशियन सिस्टम है, और इस वजह से इसको हम इंडिजिनियस नहीं मानेंगे। इवन दो S-400 का बहुत अहम रोल था जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले किए गए थे उसे विफल करने में। बराक 8 जो है वो इंडिया और इजराइल द्वारा ज्वाइंटली बनाया जा रहा एक वेपन सिस्टम है, जो कि क्योंकि इसमें इजराइल की इन्वॉल्वमेंट है तो ये प्योरली इंडिजिनियस नहीं है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जो है दैट इज अगेन अ मिसाइल सिस्टम, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, सो ये लो लाइन थ्रेट्स के लिए नहीं है। इस वजह से ए जो है वो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर, और यही आपको आपकी आंसर की में भी देखने को मिला। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाइन टेल्ड मकाया। किस तरीके के स्पीशीज बहुत बार न्यूज में आते हैं, जब भी न्यूज में आते हैं आपको उसको एज अ UPSC या JKS एस्पिरेंट पढ़ना रहता है। तो किसी भी स्पीशीज की अगर बात हो, सो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना होता है IUCN रेड लिस्ट पर वो किस कैटेगरी में आता है। अगर आपको ये चीज हमेशा आगे के लिए भी इसको ध्यान रखिएगा, वो सारे लोग भी जो ये वीडियो को देख रहे हैं, जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या अभी उसको अगला अटेम्प्ट JKS का UPSC का देना है, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी किसी स्पीशीज को आप न्यूज के अंदर देखते हैं, डेफिनेटली गो एंड चेक कि उसका IUCN स्टेटस क्या है। अगर आप लाइन टेल मकाक के बारे में पढ़ते हैं और आपको इसका IUCN स्टेटस पता है, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन के राइट आंसर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये कहता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वेयर इज नहीं सर, इसका जो
स्टेटस है दैट इज एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, सो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन में थर्ड स्टेटमेंट जैसे ही आप एलिमिनेट करते हैं आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। सो एज पर आंसर की एंड एज पर द एलिमिनेशन यहां पर 15 क्वेश्चन का आंसर बी होना चाहिए, बट मैं इसके साथ में थोड़ा एग्री नहीं करता, क्योंकि पहली स्टेटमेंट अगर आप देखें इट सेज इट इज स्ट्रिक्टली आर्बोरियल। अब अगर आप आर्बोरियल के बारे में जानते हैं, आर्बोरियल होता है जो पूर्ण रूप से पेड़ पे रहता है। सो क्या ये लॉइन टेल्ड मकैक जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पे रहता है? सर इट इज प्राइमरीली आर्बोरियल, प्राइमरीली ये आर्बोरियल है, यानी कि मुख्य रूप में ये पेड़ों के ऊपर रहता है, लेकिन स्ट्रिक्टली आर्बोरियल नहीं है। सो अगर हमारे पास ऑप्शन होता, मान लीजिए ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो वी वुड हैव गॉन विद सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में ये कर्नाटक और केरला जैसे इलाकों में पाया जाता है। लेकिन क्योंकि ऑप्शंस में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सो विल हैव टू गो विद क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर इज 15। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेंस की तैयारी करनी है, तो जितना इंपॉर्टेंट जीएस है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शनल भी है। ऑप्शनल आपको एक बहुत ही एडवांस एज दे देता है। अगर आपका ऑप्शनल स्ट्रांग है सो आपको मेंस के अंदर एक बहुत ही ज्यादा एज मिल जाता है। अगर आपका ऑप्शनल स्ट्रांग नहीं है, उसको स्ट्रांग कैसे करना है, तो दोस्तों सुनिए आईएएस इन कोलैबोरेशन विद विंग्स एक उड़ान आपको ऑप्शनल के लिए एनरिचमेंट कोर्सेज दे रहा है, क्योंकि अब हमारे पास जो विंडो है आने वाले मेंस एग्जाम के लिए वो 2 से 3 महीने का है। सो 2 से 3 महीने में ऐसा क्या किया जा सकता है कि आप अपने ऑप्शनल को स्ट्रांग कर लें, उसके लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, अन्य ऑप्शनल उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सो हर एक ऑप्शनल के सिलेबस को थ्रू 300 क्वेश्चंस आप तक पहुंचाया जाएगा। सो आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगा जिसमें आपको ऑप्शनल का एक चैप्टर या ऑप्शनल का एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, और बाद में उसी चैप्टर से आपको क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर दिए जाएंगे, ताकि आप साथ साथ पढ़ें और आप आंसर करते जाएं। तो सिर्फ पढ़ना नहीं, ऑप्शनल के हर एक टॉपिक से आंसर लिखने, और इस तरीके से 300 प्लस क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए 300 से ज्यादा क्वेश्चंस ऑप्शनल के लिए करके जाते हैं तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होंगे ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। सो अब आपको इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपने ऑप्शनल की तैयारी जो है वो करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो है अगेन बहुत ही पेक्यूलियर सा क्वेश्चन, बहुत ही ऐसा सवाल जो इन डेप्थ साइंस से निकाल करके, एनवायरनमेंट से अगर मैं कहूं निकाल करके लाया गया था, बट डेफिनेटली अगर एग्जाम में है तो डिस्कस करना पड़ेगा और आंसर भी करना रहेगा। सो वंस इन लाइफ टाइम सेमेलपेरस स्पीशीज की हम यहां पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एटेरोपेरस स्पीशीज भी होती है जो मल्टीपल टाइम्स रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन सेमेलपेरस स्पीशीज वो है जो सिर्फ और सिर्फ एक बार लाइफ में प्रजनन करती है, रिप्रोड्यूस करती है, उसके बाद दे डाई। सो ये स्पीशीज कौन सी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो 4 ऑप्शंस हमको दिए गए थे दोस्तों। यहां पर थर्ड और फोर्थ जो है वो 2 स्पीशीज हैं जो सिर्फ लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करती हैं, उसके बाद ये रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है वो हमारा डी ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 इट सेज के रिसेंटली पैचेस ऑफ कोरल रीफ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इन इंडिया। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर कोरल रीफ्स जो है वो स्पॉट किए गए थे। इस क्वेश्चन को लेकर के जेकेपीएससी पर एक सवाल उठाया जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं से एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया गया है। Whosoever was the paper setter, I don't know what was going in their mind, उन्होंने कहीं से ये क्वेश्चन उठाया और एज इट इज वर्ड टू वर्ड ये क्वेश्चन यहां पर डाल दिया। दे डिडंट रियलाइज के इस रिसेंटली के कुछ तो मायने हैं। सर ये जिन 4 जगहों की बात कर रहे हैं, जिनको ये रिसेंटली कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर 4 लोकेशंस, इनमें से किन 4 लोकेशंस पे कोरल पैचेस जो है वो रिपोर्ट किए गए थे, ये रिसेंट न्यूज जो है वो बेसिकली 2021 की है। सो 2021 में ये पैचेस जो है वो रिपोर्ट किए गए थे चारों ही जगहों से, रत्नागिरी से, मलवाना रेदी से, गवेशनी बैंक से, साउथ बॉम्बे से, चारों ही जगहों से रिपोर्ट किए गए थे ये कोरल पैचेस। लेकिन 2021 में, तो 2021 में कहीं पर ये सवाल जो है वो 21 या 22 में सवाल था जहां से इसको उठाया गया और बिना फैक्ट चेक किए गए, क्योंकि 2025 के दिसंबर में अगर आप सवाल पूछ रहे हैं जहां पर 2021 में होने वाला इवेंट है और उसको आप रिसेंटली बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। बट डेफिनेटली इस तरीके की चीजें जो है वो स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट करती हैं, बट बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ एग्जाम तो हमें इसका आंसर जो है वो करना था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइडेंटिफाई द स्टेट्स इन इंडिया दैट हैव अप्रूव्ड प्लास्टिक पार्क्स। दोस्तों जेकेपीएससी का सवाल पेपर जो है ना
वो आप सब एग्री करेंगे कि शायद यूपीएससी से भी 2 कदम आगे होता है, क्योंकि वो लोग जस्ट टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल्स वो कुछ भी सवाल पूछते हैं। तो जेकेपीएससी के सवाल के क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर पाना कई बार या इन मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत डिफिकल्ट होता है। स्टिल आई एम हैप्पी एंड आई फील प्राउड टू अनाउंस कि अभी तक जो फर्स्ट टू 25 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, उसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम डायरेक्टली करा चुके थे। अगर आप शून्य आईएएस के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करते हैं तो आप 2 क्वेश्चन ऐसे, एक 18th और एक क्वेश्चन आगे आएगा जिनको आप वर्ड टू वर्ड आंसर कर सकते थे, क्योंकि 14 अप्रैल को शून्य आईएएस के हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पेज पर ये करंट अफेयर जो है वो अपलोड किया गया था, जहां पर हिंदुस्तान के प्लास्टिक इंडस्ट्रियल जोन्स की बात की गई थी। और इसको अगर आप पढ़े होते हैं, इस मैप को अगर आपने देखा होता है या अपने करंट अफेयर्स में शून्य आईएएस के चैनल को फॉलो किया होता इंस्टाग्राम पर, तो डेफिनेटली आपका सवाल जो है वो सही होता है। 4 ऑप्शन यहां पर उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड। जब हम मैप पे देखें तो सर महाराष्ट्र यहां पर नहीं है, उत्तराखंड भी है, झारखंड भी है और उसके अलावा मध्य प्रदेश भी है। सो डेफिनेटली महाराष्ट्र जो है वो ऑप्शन में नहीं है। 1, 3 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सी इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड। सो डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है वी कैन से कि वी वर एबल टू, आई वोंट से वी वर एबल टू प्रेडिक्ट, बट वी वर एबल टू कवर द करंट अफेयर्स ऑफ दोस टाइम, जिससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है वो हमें पूछा गया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स एग्जिबिट ब्रूड पैरासाइटिज्म। ब्रूड पैरासाइटिज्म क्या होता है दोस्तों? सिंपल सी कहानी, 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी। वो पक्षी जो अपना अंडा किसी दूसरे बर्ड के नेस्ट में जाकर के देते हैं। इफ यू रिमेंबर 3 इडियट्स का वो बिगिनिंग सीन, जिसमें जो उन कॉलेज के डीन वीरू सहस्त्रबुद्धि एक चिड़िया का घोंसला लेकर के आते हैं और उसमें एक कुकू बर्ड जो है वो बैठा होता है। तो पूछते हैं किसका घोंसला है, तो उसमें कहा जाता है कि सर ये कुकू बर्ड का घोंसला है। तो बताते हैं कि नहीं, कुकू बर्ड जो है वो घोंसला नहीं बनाता है, क्योंकि वो अपने एग्स किसी दूसरे बर्ड के नेस्ट में जाकर के ले करता है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे के नेस्ट में जाकर के एग्स ले करते हैं, उसको ब्रूड पैरासिटिज्म कहा जाता है। ऑप्शंस में अगर हम देखें दोस्तों, अगर आपको कुकू बर्ड के बारे में जानकारी है कि वो किसी दूसरे के नेस्ट में जाकर के एग्स देता है, और साथ ही साथ ईगल के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईगल किसी दूसरे के नेस्ट में जाकर के इस प्रकार से एग्स जो है वो ले करता है। तो ये 2 चीजें आपको काफी ज्यादा होंगी इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। यानी कि मेरे ऑप्शन स्टेटमेंट में सेकंड तो होना चाहिए, लेकिन फोर्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वो स्टेटमेंट्स देखेंगे जहां पर 4 नहीं आ रहा है। सो 4 मेरा यहां पर आ रहा है, 4 मेरा यहां पर आ रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या था मेरे पास कि सेकंड डेफिनेटली होना चाहिए। सो दोनों स्टेटमेंट में जिसमें सेकंड भी आ रहा है और फोर्थ नहीं आ रहा है, वो उससे मैं इस आंसर तक जो है वो पहुंच सकता था। तो 19th क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी स्टेटमेंट यहां पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 20th, उस पर बढ़ने से पहले मैं आपको अगेन ऑप्शनल 300 या ऑप्शनल एनरिचमेंट प्रोग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था, तो कौन कौन से ऑप्शनल्स के लिए आप हम पर रिलाई कर सकते हैं। हम PSIR, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सभी ऑप्शनल्स के लिए आपको एनरिचमेंट प्रोग्राम्स दे रहे हैं। अगेन मैं दोबारा बता देता हूं एनरिचमेंट प्रोग्राम क्या है दोस्तों। आपको हर ऑप्शनल के इन चारों ऑप्शनल्स के हर टॉपिक को वीडियो कोर्स के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद उस कोर्स से संबंधित सवाल क्वेश्चंस आपको जो है वो दिए जाएंगे। यहां पर मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, उससे संबंधित 4, 5, 6 क्वेश्चंस आपने हल किए, और इस तरीके से आप पूरे सिलेबस को कवर करते हुए 300 से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो लिख पाएंगे विद अ मॉडल आंसर। तो अगेन ऑप्शनल की तैयारी में अगर आप 2 से 3 महीने में 300 से ज्यादा आंसर्स लिख लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा विन विन सिचुएशन हो जाती है। आपका ऑप्शनल इतना स्ट्रांग हो जाता है, और एक स्ट्रांग ऑप्शनल आपको एक लेवरेज दे देता है, एक थोड़ा सा स्कोप दे देता है कि अगर आपका जीएस में आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ऑप्शनल के एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो आपके लिए गेम चेंजर बन पाते हैं। तो यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, चाहे PSI, जेकेपीएससी की पर्टिकुलरली बात करूं, चाहे PSIR है, चाहे एंथ्रोपोलॉजी है,
चाहे सोशियोलॉजी है, चाहे ज्योग्राफी है, ये सारे ही ऑप्शनल्स वो है जो स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेवरेट रहे हैं और इनसे ही मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो अपना एग्जाम लिखते हैं। सो ये चारों ही ऑप्शनल्स के लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम्स हमारे पास मौजूद है, आप इन प्रोग्राम्स का पार्ट जो है वो बन सकते हैं। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सेम मैं इसके लिए भी कहूंगा कि अगर आप सुनने आए इसके करंट अफेयर्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ये क्वेश्चन हमने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर इसके बारे में बात करी थी। मत्स्य 6000 जो कि भारत का पहला मैन्ड डीप ओशियन मिशन था, 2021 में इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य जो है वो ओशियन वेल्थ को हार्नेस करना था, जिसको ब्लू इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा ये मिशन जो है वो कैरी आउट किया गया था। अगर आप यहां देखें तो क्लियरली आपको पहली लाइन में दिखेगा, इट इज इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप ओशियन मिशन, और हमारी पहली सेकंड स्टेटमेंट कहती है अनमैन्ड। तो यहीं पर डिफरेंस आ जाता है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस जो है उसमें क्वेश्चन आपका हल हो रहा था। तो अगर आप इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करते हैं, डेफिनेटली सुनिए, इस पे रेगुलर करंट अफेयर अपडेट्स को फॉलो कीजिए। इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी जो एग्जाम में डायरेक्टली रेप्लिकेट होंगी। सो बेस्ड ऑन दिस आप क्लियरली कर सकते हैं कि पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इज ओनली वन स्टेटमेंट। 20th का क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है वो ए ऑप्शन आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फाइंड द करेक्टली मैच्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज एंड देयर कंट्रीज। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज अगेन बहुत बार न्यूज में रहता है, इस पे एक स्पेशल फोकस जो है वो रहता है। तो इसकी अगर हम बात करें, एक्सटिंक्ट स्पीशीज में कौन सी स्पीशीज कहां से बिलोंग करती है? तो डोडो जो है वो मॉरिशियस से है, स्टेलर सी काउ जो है वो रशिया से है, और क्वागा और थाइलासिन इनके कंट्रीज ऑफ ओरिजिन को जो है वो इंटरचेंज कर दिया गया था। सो जो थाइलासिन है इट इज फाउंड इन क्वागा जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता है, बल्कि क्वागा जो है वो आपका अफ्रीका के अंदर मिलता है, और थाइलासिन जो है वो आपका अफ्रीका में ना मिलकर के ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो इस वजह से फर्स्ट एंड फोर्थ आर द करेक्ट ऑप्शन। 21 क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन था, इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल था, नॉट फिनोमिनन बट न्यूज आर्टिकल था, क्योंकि जनवरी 2025 में ही सोमालिया की रेटिफिकेशन के बाद ये एक प्रॉपर लीगल एंटिटी हिंदुस्तान के अंदर बना था। ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो, इससे ज्यादा ये इस वजह से इंपॉर्टेंट था कि भारत के ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करी थी, जिसके अंदर 7 बिग कैट्स को, जिसके अंदर आपका टाइगर आता है, आपका लायन आता है, आपका लेपर्ड आता है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जैगुआर है और पूमा है, इन 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो ओपन था बाकी देशों को के लिए कि वो रेटिफाई करें, और जैन 2025 में एक लीगल एंटिटी बना था। और कौन कौन से देश इसमें शामिल है, इससे संबंधित सवाल था, तो ये डायरेक्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है वो लिया गया था। तो सर इंडिया, लाइबेरिया, एस्वातिनी, सोमालिया एंड निकरगुआ, ये 5 ही देशों ने इसको रेटिफाई किया है। लाइबेरिया जो है वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, इस्वातिनी जो है वो अगेन अफ्रीकन कंट्री है, सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास है, निकरगुआ जो है वो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है कि जो जितना ज्यादा पॉल्यूट करेगा, जितना ज्यादा कार्बन एमिशन करेगा, उसके ऊपर उतना ज्यादा चार्ज जो है वो लगाया जाएगा। सो कार्बन प्राइसिंग इज अ पॉलिसी दैट पुट्स फाइनेंशियल कॉस्ट ऑन ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, प्राइमरीली मीथेन। दोस्तों बिल्कुल कार्बन प्राइसिंग जो है, जो भी ग्रीन हाउस गैसेज को इमिट करेगा उनके ऊपर स्पेशल फाइनेंशियल बर्डन जो है वो पुट करेगा। यहां तक तो स्टेटमेंट सही था, बट इसने बोल दिया प्राइमरीली मीथेन। दोस्तों यहां पर कीवर्ड जो है वो प्राइमरीली मीथेन है। सो अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है, सो बेसिकली इट इज नॉट प्राइमरीली मीथेन, इट इज CO2e। अब ये CO2e क्या है दोस्तों? एक कॉन्सेप्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट्स का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या उससे मिलती जुलती जो गैसेज हैं, सो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, उसमें आपका मीथेन भी आता है, उसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है। सो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरीली मीथेन के लिए नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड सभी के लिए एक पेनल्टी जो है वो, एक फाइनेंशियल बर्डन जो है वो उनको जनरेट करने पे कार्बन प्राइसिंग के अंतर्गत लगाया जाता है। और इसका उद्देश्य ये है
आइडिया लाइन ये है कि whosoever is emitting these carbon dioxide equivalents will be made liable to pay this financial penalty, so it makes the emitters pay for the environmental damage caused by their pollution। इससे आइडिया क्या है कि जब आपको पोल्यूशन करने पे ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा तो आप डेफिनेटली अपने पोल्यूटिंग एमिशंस को रिड्यूस करेंगे। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 23 क्वेश्चन का बी ऑप्शन ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीटी कॉटन, जीएम क्रॉप्स के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बीटी कॉटन, बैसिलस थेरेंजेनेसिस को ऐड करके इसको कमर्शियली कल्टीवेट किया जाता है। बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट ये है कि बैसिलस थेरेंजेनेसिस बैक्टीरिया को जब हम कॉटन के अंदर इंजेक्ट करते हैं उससे वो पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाता है, यानी कि उसके ऊपर कीड़ों का हमला उतना कामयाब नहीं होता। बहुत ही ज्यादा पेस्ट प्रोन क्रॉप है, बहुत जल्दी कीड़ा कॉटन को लग जाता है। सो इस वजह से भारत के अंदर बीटी कॉटन को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट ब्रीड जो है वो कॉटन का बन जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारत के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में यहां पर बीटी ब्रिंजल की बात होती है, बीटी मस्टर्ड की बात होती है, लेकिन बैसिलस थेरेंजेनेसिस या बीटी बैक्टीरिया के इन्फ्यूजन के बाद वो एडिबल है या नहीं उसके ऊपर अभी विचार चल रहा है। उसके ऊपर जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अभी तक कोई फाइनल वर्डिक्ट जो है वो नहीं दिया है, जिस वजह से एडिबल आइटम्स में अभी ये अलाउड नहीं है। सो जब बीटी ब्रिंजल हो या बीटी मस्टर्ड को अभी भारत के अंदर अप्रूवल जो है वो नहीं मिला है। सो इट इज दी ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, बीटी कॉटन जो है वो एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो अप्रूव्ड है भारत के अंदर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिया इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। नहीं सर, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। रिसेंट टाइम्स में इंडिया जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। इंडिया और चाइना आपस में फर्स्ट पोजीशन जो है वो इंटरचेंज करते रहते हैं। हाल ही के समय में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन कभी चाइना रहता है, और यूएस जो है वो थर्ड नंबर पर है। सो यहां पर अगर सेकंड या फर्स्ट होता तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन, एम्बिग्युअस स्टेटमेंट हो सकता था, क्योंकि भारत और चीन जो है उनमें पोजीशन शिफ्ट होता रहता है, लेकिन थर्ड लार्जेस्ट जो है वो यूएस है। सो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। यहां पर 24th का ए इज द राइट ऑप्शन, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस डिस्कशन में। हमारा लास्ट सवाल, Montreux Records is maintained under Ramsar Convention as a part of list of wetlands of international importance। बिल्कुल, रामसर कन्वेंशन बात करता है उन वेटलैंड्स की जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, और उसी के अंदर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स है जो बताता है कि क्या इन वेटलैंड्स में हाल ही के समय में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस जो है वो हुए हैं। सो किसी भी वेटलैंड के अंदर जो रामसर साइट का पार्ट है उसमें अगर बदलाव होता है तो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स के अंदर मेंशन किया जाता है। लेकिन ऐसा समझिए कि ऑल मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स साइट्स आर पार्ट ऑफ योर रामसर साइट्स, लेकिन सभी रामसर साइट्स जो है वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है। जैसे इंडिया में केओलदियो नेशनल पार्क है, राजस्थान में और चिलिका लेक है, आर करंटली इंक्लूडेड इन मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। सर ये पहले थे, लेकिन समय समय पर इन्हें रिमूव कर दिया गया था। 2005 में केओलदियो नेशनल पार्क को रिमूव किया गया था और चिलिका लेक को रिमूव किया गया था साल 2002 के अंदर। तो ये रामसर साइट्स तो आज भी है, लेकिन मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स का पार्ट जो है वो नहीं है। सो यहां पर भी सिर्फ पहला स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये था डिस्कशन दोस्तों पहले 25 क्वेश्चंस का। इसके आधार पर आप समझ पा रहे होंगे कि आउट ऑफ 25 के कितने क्वेश्चंस नहीं है। आगे मैं 3 और पार्ट्स लेकर के जुड़ूंगा, जहां पर हम 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100 क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। सो 4 पार्ट्स में पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा। आपके लिए काम यह है कि आप इन क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन यहां पर करेक्ट हो रहे हैं, आप उसके बेसिस पे अपनी मेंस की तैयारी जो है वो शुरू करेंगे। और मेंस की तैयारी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप कितना लिखते हैं। बार बार मैं आपसे बात कह रहा हूं, और इसके लिए आपको पार्ट बनना है टेस्ट सीरीज का, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा, आप में से जो लोग पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, जिन्हें कभी मेंस लिखा है, वो समझ पा रहे होंगे कि ऐसे भी सिचुएशन आएगी जहां पर आपको आंसर तो पूरा आता है, लेकिन आपके पास पूरे आंसर लिखने का समय नहीं है, क्योंकि हमने कभी उसको टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस नहीं किया। सो इसके लिए शून्य आईएएस की सक्षम टेस्ट सीरीज आपको जीएस एंड ऑप्शनल्स के लिए, जीएस और एसए का टेस्ट यहां पर रहेगा, पीएसआईआर, सोशियो, एंथ्रोपोलॉजी, पब एड, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, ये सभी ऑप्शनल्स आपको मिलेंगे। यहां पर सभी प्रोबेबल टॉपिक्स जो है वो कवर किए जाते हैं। दी बेस्ट पर्सनलाइज्ड इवैल्यूएशन आपको मिलती है, टाइमली इवैल्यूएशन विद इन 24 to 36 आवर्स पेपर इवैल्यूएट होकर आप तक पहुंच जाता है, और टू दी पॉइंट मॉडल आंसर मिलते हैं, यानी कि आप इस पे पूरे तरीके से रिलाई कर सकते हैं। सो सक्षम मेंस टेस्ट सीरीज जेकेएस के लिए हमने लॉन्च कर दी है। 14 टोटल टेस्ट है, 9 सेक्शनल,
5 फुल लेंथ टेस्ट आपको जीएस के लिए मिलेंगे। और उसी के साथ साथ दोस्तों मेंस की तैयारी के लिए अब समय है जब आपको क्विक रिवीजन करना है, उसके लिए वीडियो कोर्स इन द फॉर्म ऑफ मेंस क्रैश कोर्स आपको मिलेगा। पूरे के पूरे सिलेबस की तैयारी, जीएस 1 2 3 4 और एसए की तैयारी आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी। यानी कि इन शॉर्ट हर वो प्रोडक्ट जो आपको मेंस के लिए चाहिए और इन 3 महीने में दी बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए चाहिए, वो सोने आईएएस इन कोलैबोरेशन विद विंग्स एक उड़ान आपके लिए लेकर के आ रहा है। सो जल्द से जल्द इन प्रोग्राम्स का पार्ट बनिए और अपनी मेंस की तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।